नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा गोस्वामी एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी सासू माँ स्वर्गीय श्रीमती स्नेह गोस्वामी जी द्वारा रचित एक और नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है उम्मीद। तो चलिए शुरू करते हैं। निशा के मन पर अपनी सहेली प्रीति की दुख भरी कहानी का ऐसा असर होगा, ऐसा घर वाले तो क्या खुद प्रीति ने भी नहीं सोचा था। निशा ने सोच लिया था कि उसे शादी नहीं करनी है। शुरू में तो घर वालों ने सोचा था 1-2 दिन की बात है, धीरे धीरे सब भूल जाएगी और सब सामान्य हो जाएगा। पर दिन हफ्ते में बीते, हफ्ते साल में और साल दर साल में, लेकिन निशा का इरादा टस से मस नहीं हुआ। लोगों ने तरह तरह से समझाने की कोशिश की। माँ तो हर एक आते जाते से एक ही बात करती, कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ भाई हमारी निशा के लिए। लेकिन निशा को तो एक ही जिद है, मुझे नहीं करनी शादी वादी। आखिर थक हार कर सबने कहना ही छोड़ दिया। लेकिन माँ को क्या कहें, वह अब भी मौका मिलते ही फिर से शुरू हो जाती है। बिटिया, जब तक मैं हूँ तब तक कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तेरे हाथ पीले कर दूँ, वरना स्वर्ग में भी मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। अकेली जान कैसे रहेगी इतनी बड़ी दुनिया में। बेटा, सारे लोग लालची नहीं होते, दुनिया में पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। सारी दुनिया एक सी नहीं होती। तेरे दफ्तर में ही कोई होगा तेरी सोच वाला, उससे ही मिलवा दे। भाइयों की शादी हो चुकी है, भाभियां घर आ गई हैं। घर तो क्या, अपने अपने पतियों के साथ उनकी नौकरी पर जा बसी है। घर पर बची है निशा, उसकी बूढ़ी माँ और ये बिजली बोर्ड की क्लर्क की नौकरी, जिससे माँ बेटी का ठीक से गुजारा हो जाता है। कभी कभार कोई भाई किसी तीज त्योहार पर आता है तो उपहार के तौर पर कुछ कपड़े या 500 के 2-4 नोट पकड़ा जाता है, जिसे अक्सर निशा बच्चों की असीस के नाम पर लौटा दिया करती है। निशा जानती है माँ की चिंता अकारण नहीं है, पर वह क्या करे। आज तक जितने रिश्ते आए हैं सब उसके लिए नहीं, उसकी नौकरी के लिए आए। सबसे पहला सवाल होता, तनख्वाह कितनी मिल रही है, कोई लोन तो नहीं ले रखा। माँ तो बेटों के पास ही रहेगी ना, कितना तो तुमने खुद से ही जोड़ रखा होगा। फिर माँ के पास खानदानी भी तो कुछ होगा। भाई भी कमा खा रहे हैं, गाड़ी तो ले ही लोगी, सरकारी क्वार्टर का जुगाड़ हो ही जाएगा ना। निशा का मन करता झाड़ू से पीट डाले ऐसे लोगों को, पर वह ऐसा कुछ नहीं करती। चुपके से सिर झुकाकर धीरे से कहती है, जी माफ़ करिएगा, मुझे शादी ही नहीं करनी। आगंतुक गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठ जाते हैं, तो हमारा इतना समय बेकार क्यों कराया जब लड़की का इरादा ही नहीं था। लोग दबी जबान में कहना शुरू हो गए थे, सरकारी नौकरी की अकड़ दिखाती है साली। कुछ ने तो उसके अज्ञात प्रेम संबंधों तक का जिक्र करना शुरू कर दिया था। माँ देर तक अपराधी की तरह बैठी रह जाती है, निशा की तमाम दिलासा भरी बातों के बाद भी। पहले भाइयों और भाभियों को माँ फ़ोन करके बुलवा लेती थी, पर अब ना माँ उनको बुलाती है ना वे खुद आते हैं। दफ्तर से बार बार छुट्टी जो नहीं मिलती। फिर बच्चे भी तो स्कूल जाने लगे हैं, उनकी पढ़ाई ख़राब होती है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। निशा बिना शादी के खुश है तो उन्हें क्या दिक्कत है। लेकिन माँ तो माँ है ना, उसकी चिंता ख़त्म होती है भला। निशा इस सावन में 30वें में लग जाएगी। उसके साथ की सारी सहेलियाँ ब्याही गई हैं और घर बार वाली हो गई हैं, बाल बच्चेदार गृहस्थीन हो गई हैं। माँ हर चौखट पर माथा टेकती है, हे भोलेनाथ कोई चमत्कार करो, हे माँ गौरजा मेहर करो, हे राधा रानी करो कृपा। दिनों दिन व्रत उपवास बढ़ते जाते हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। निशा हंसती है, माँ तुम्हारे ठाकुर जी पत्थर के हैं, उनके कान में छेद नहीं है, तुम्हारी आवाज़ इनके कान से अंदर नहीं जाती। माँ डांटती है, चुप कर नास्तिक, भगवान हर एक की सुनते हैं, मेरी भी सुनेंगे।
देखना तू एक दिन तेरा दिमाग भी अपने आप सेट हो जाएगा, किसी अच्छे से घर में तेरी शादी हो जाएगी। माँ किसी अज्ञात ईश्वर के सामने हाथ जोड़ देती है और उसकी ओर से भी माफ़ी मांग लेती है। बस मेरी आंखों के सामने सब हो जाए हे शेरों वाली माँ। निशा सिर झटक कर ऐसे मौक़ों पर वहाँ से हट जाती है। माँ को कहने समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। पर एक दिन सचमुच चमत्कार हो गया। निशा नारी सशक्तिकरण आंदोलन से जुड़ी सक्रिय कार्यकर्ता के साथ एक आंदोलन की सभा में शामिल हुई। निर्भया कांड की बरसी मनाने के लिए सारे युवा सद्भावना चौक पर एकत्र हुए। उसी रैली में अरुण ने जो भाषण दिया, निशा भीतर तक अभिभूत हो गई। कैसे सुलझे विचार हैं अरुण के, बिल्कुल उसकी सोच जैसे। उसके बाद के 10 दिन अलग अलग कार्यक्रमों में अक्सर उनकी भेंट होती रही। हर बार अरुण और निखरे रूप में निशा के सामने आया। निशा को लगा यही है उसका स्वप्न पुरुष जिसका उसे इंतज़ार था। इसलिए जब अरुण ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया तो वह भाव विभोर हो गई। उस दिन घर आते ही वह माँ के मंदिर में माथा टेकने गई। हे भगवान, ये अरुण बाकियों जैसा ना निकले। माँ ये देखकर हैरान रह गई। निशा तू? निशा कहना चाहती है, माँ ईश्वर ने तेरी सुन ली कि माँ ईश्वर के कान होते हैं। माँ दुनिया में अच्छे लोग हैं। माँ मुझे अरुण मिल गया है। पर वह कुछ भी नहीं बोल पाई और माँ के गले लग गई और माँ को पूरा घुमा दिया। अरे छोड़ तो, बता तो सही हुआ क्या? माँ कल अरुण और उसका परिवार आएगा अपने घर, ठीक है माँ? माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हे ठाकुर जी, आखिरकार आपने सुन ली, अब बात गिरने मत देना जी। और वे आने वाली कल की तैयारी में मग्न हो गई। एक सप्ताह बाद ही छोटी और सादा रस्म में अरुण और निशा की शादी संपन्न हो गई और निशा अरुण की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मध्यम वर्गीय परिवार था, साधन कम थे पर ज़रूरत का सारा सामान उपलब्ध था। परिवार में अरुण के साथ उसकी माँ, एक छोटी बहन, एक छोटा भाई भी थे। बहन 11वीं में पढ़ती थी और भाई कॉलेज के दूसरे साल में। अरुण किसी प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर था। 10 दिन खुशी खुशी बीते। निशा ने दोबारा दफ्तर जाना शुरू कर दिया था, पर अब दफ्तर अरुण या उसका भाई पहुंचा जाते। वापसी पर अक्सर उसे ऑटो पकड़ना पड़ता क्योंकि अरुण तो उस समय ट्यूशन पढ़ाने में बिजी रहता। शुरू में उसे लगा था कि अरुण उसे प्रेम करता है, इसलिए उसे छोड़ने आता है। पर शाम को फ़ोन करने पर जब अरुण ने कहा कि तुम ऑटो लेकर घर चली जाओ, मुझे तो अभी फुर्सत नहीं है, तो ऑटो पकड़ने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था। अगले दिन सुबह अरुण को तैयार होते देख उसने स्वयं टोका था, रहने दो अरुण, मैं अपनी स्कूटी से चली जाऊंगी, वापसी पर भी तो आने की समस्या है। अरुण ने अचरज भरी आंखों से देखते हुए सूचित कर दिया था, स्कूटी तो वरुण ले जाया करता है आजकल, तुम क्या करोगी वहाँ दफ्तर में ले जाकर, खड़ी ही तो करोगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं छोड़ता हुआ निकल जाऊँगा। और स्कूटी से शुरू हुआ सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो हर रोज़ चलता ही चला गया। नित नई बंदिशें, मन मार कर जीने की मजबूरियाँ बढ़ती ही चली गई और निशा आदर्श बहू और पत्नी बनने की कोशिश में दबती चली गई। अक्सर वह सोचती, क्या ये वही अरुण है जो नारियों के अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें किया करता था। उसने एक दिन अरुण को कुरेदा भी था। प्रत्युत्तर में अरुण देर तक हंसता रहा। मैडम, किस दुनिया की बात कर रही हैं? ये घर है, कोई स्टेज नहीं, यहाँ भाषण नहीं, नाश्ता चाहिए नाश्ता। दफ्तर से थक कर आया हूँ, जल्दी से चाय बना दो और हाँ, साथ में कुछ पकौड़े भी बना लेना। वह विरोध में कहना चाहती है कि वह भी थकी है। पूरा दिन दफ्तर में फाइलों में सर खपाने के बाद धक्के खाते अब घर पहुंची है, पर फ़ायदा क्या होगा। उल्टे अरुण नाराज़ हो गया तो उसे ही मनाना पड़ेगा, सास की 4 बातें सुननी पड़ेंगी, सो अलग। इसलिए चुपचाप काम करने में ही भलाई है। इसी तरह निभाते 7 साल बीत गए।
इस बीच निशा एक बेटे की माँ बन गई। उसने तय किया है कम से कम बेटे को पुरुष और स्त्री को समान समझना सिखाएगी। पर उसके सपनों पर उस समय पानी फिर गया जब उसने अपने बेटे को ज़ोर ज़ोर से याद करते सुना। नन्हा शशांक याद कर रहा था, पिताजी पैसे कमा कर लाते हैं, माँ हमारे लिए खाना बनाती है। उसने टोका था, माँ पैसे भी कमाती है बेटे। नहीं, माँ खाना बनाती है। तुम मेरे लिए पराठा बनाओ जल्दी से, मैं अपना काम ख़त्म करके खाऊंगा, सुना ना। उसका दिमाग चकरा गया। मर्दों की अगली पीढ़ी आ रही थी। धन्यवाद।